धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करने वाले देशों के लिए जारी की गई कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर, ये एक सूची है। पाकिस्तान को सूची में शामिल किया गया है। पाकिस्तान ने सूची में शामिल किए जाने का विरोध किया है। पाकिस्तान ने भारत को सूची में शामिल न किए जाने पर सवाल उठाए हैं। बाइडेन प्रशासन ने भारत को सूची में शामिल करने से इनकार कर दिया है। हालांकि अमेरिकी पैनल यूएस कमीशन फॉर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम में इंटरनेट रिलीजियस फ्रीडम की लिस्ट में भारत का नाम शामिल नहीं है। अमेरिका ने अल्जीरिया, कोमोरोस, क्यूबा, निकरागुआ, ईरान, इन सब का नाम लिया है और बाकायदा इसमें कहा गया है कि धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन इन देशों में होता है। बात तो यहां तक थी क्योंकि पाकिस्तान को शामिल किया गया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की तरफ से इस पर प्रतिक्रिया आई और बाकायदा विदेश मंत्रालय की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और उसमें यह कहा गया कि सबसे पहली बात तो अमेरिका की तरफ से ये जो सूची जारी की गई है वो पूरी तरह से गलत है। गलत कहने के पीछे आधार यह है कि पाकिस्तान में धार्मिक स्वतंत्रता का कोई उल्लंघन शासन, प्रशासन, सरकार की तरफ से किया ही नहीं जाता। यहां तक बात ठीक, लेकिन पाकिस्तान उसके आगे भी बोलता है, प्रतिक्रिया में कहता है कि भारत को इस सूची में क्यों शामिल नहीं किया गया। बड़ी बात है, आपको हंसी भी आएगी कि उनका नाम तो आया, भारत का नाम भी ले लिया जाता। यह मनुहार करने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की गई है कि अगर मेरा नाम डाला तो भारत का क्यों नहीं। और जो बाइडेन प्रशासन ने बाकायदा भारत का नाम डाले जाने की बात की गई थी उस सूची में, लेकिन हटा दिया क्योंकि बाइडेन प्रशासन की नजर में ऐसा किया जाना गलत था। इसके पॉलिटिक्स पर, उस सिनेरियो पर एक बड़ा असर पड़ सकता था जिसको बाइडेन प्रशासन ने माना, इसको एड्रेस किया और इसके आधार पर उस सूची में शामिल नहीं किया और पाकिस्तान को इसीलिए मिर्ची लगी। क्या है इसके मायने, आज इसी पर हम अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार गुलरेज शेख के साथ इस पर चर्चा करेंगे। गुलरेज जी, एबी स्टार न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत। जय हिंद, कैसे हैं आप? बेहतर। मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि पाकिस्तान का ये रोना कैसा लग रहा है आपको? हाँ, परसिक्यूशन ऑफ माइनॉरिटीज जो है वो पाकिस्तान में हो रहा है, लेकिन ये आज से नहीं हो रहा है, 1947 से हो रहा है। और माइनॉरिटीज में सारी माइनॉरिटीज आती हैं, उसमें हिंदू भी आता है, उसमें सिख भी आता है, उसमें क्रिश्चियन भी आता है, उसमें शिया भी आते हैं और दूसरी माइनॉरिटीज भी आती हैं। अब इनमें भी अलग अलग लेवल्स हैं। अब आप देखिए कि सबसे ज्यादा जो परसिक्यूशन होता है वो होता है हिंदूज का, कादियानियों का और शियास का। कंपैरेटिवली क्रिश्चियंस का और सिखों का उतना नहीं होता। सिखों का फॉर ऑब्वियस रीजन कि आईएसआई कुछ और गलत गतिविधियां करवाना चाहता है खालिस्तान के नाम पर, इसलिए नहीं होता है इतना। और क्रिश्चियंस का इसलिए नहीं होता क्योंकि अमेरिका का एक डंडा रहता है। अमेरिका जब क्रिश्चियंस के ऊपर कुछ होता है तो वो ज्यादा बुलंद आवाज में और ज्यादा सैंक्शन लगाने का काम करता है। तो सबसे ज्यादा हिंदूज का, कादियानियों का और फिर शियास का होता है। तो बहुत अच्छा है कि कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न में पाकिस्तान की लिस्टिंग का होना। और जिस प्रकार के अफगानिस्तान में हालात हुए हैं उसके बाद जो वहां के एक्सट्रीम राइट एलिमेंट्स हैं, कट्टरपंथी एलिमेंट्स है, उनमें कहीं ना कहीं आप ये कहो कि उनको शह मिलती है हालात को देखते हुए। तो हो सकता है कि परसिक्यूशन बढ़े और एक सभ्य समाज के नाते अच्छी बात है कि यदि ऐसी सूची में ऐसा देश आता है तो कहीं ना कहीं देश अपने आप को सूची से निकालने के लिए संभवतः प्रयास करे कि परसिक्यूशन नहीं हो या कम हो। तो खुशी है कि इस देश को अर्थात पाकिस्तान को इंक्लूड किया गया है कंट्री ऑफ स्पेशल कंसर्न में ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजियस फ्रीडम। इमरान सरकार के विदेश मंत्रालय की तरफ से बाकायदा प्रतिक्रिया दी गई और प्रतिक्रिया कितनी बचकानी
कि पहली बात तो अमेरिका से जो ये सूची जारी की गई है, बाकायदा अमेरिकी विदेश विभाग की तरफ से स्पष्ट किए गए कि क्या है धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन का मामला और उसमें पाकिस्तान का नाम क्यों डाला गया है, भारत का नाम क्यों नहीं एक्सेप्ट किया गया है, इसके बारे में भी बताया गया है। सवाल यह है कि पाकिस्तान का तो रोना क्या है वो हम समझ सकते हैं, उनकी नाराजगी क्या है ये हम समझ सकते हैं। अमेरिका ने उस सूची में, अमेरिका ने खास करके बाइडेन प्रशासन के संदर्भ में मैं बात कर रहा हूं, बाइडेन प्रशासन ने स्पष्ट तौर पर इनकार कर दिया कि भारत को सूची में नहीं डाला जा सकता। देखिए दिवाकर जी, एक बात को आप समझिए कि अब जब इस सूची में पाकिस्तान को इंक्लूड किया गया है, पाकिस्तान को FATF के लिस्ट में इंक्लूडेड है, अभी भी ग्रे लिस्ट के बाहर निकल नहीं पा रहा है। हो सकता है कि कुछ समय के लिए ब्लैक लिस्ट पे भी उसे रहना पड़े। और ये जो सूचियां हैं ये भी सैंक्शंस को अट्रैक्ट करती हैं। जब सैंक्शंस लगते हैं तो आपकी इकोनॉमी क्रम्बल होने की कगार पर पहुंच जाती है और ऑलरेडी इकोनॉमी वहां की हालात बहुत बद से बदतर प्रतिदिन होते जा रहे हैं। तो फिर वो उसका छटपटाना और विधवा विलाप करना वो सब चलता रहेगा, वो होगा भी सही। लेकिन आप ये समझिए कि क्या पाकिस्तान में ये नहीं होता है? बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल होता है, हो रहा है। क्या हिंदुस्तान से कंपेयर कर सकते हैं उस देश को? बिल्कुल नहीं कर सकते। भारत एक अपने आप में सेक्युलर कंट्री है और वो जो सेक्युलरिज्म का ढांचा है दैट इज एम्बेडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और यदि कहीं पर भी कोई भी प्रताड़ित होता है तो उसके लिए इंस्टीट्यूशंस हैं कि वो इंस्टीट्यूशंस को अप्रोच कर सकता है और वहां जाकर वो न्याय पा सकता है। और सरकारें जो हैं वो उसका ध्यान भी रखती हैं कि प्रोसिक्यूशन किसी का नहीं हो। तो भारत में और पाकिस्तान में तुलना करना अपने आप, इसको अंग्रेजी में कहते हैं ना, कंपेयरिंग एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, तो एप्पल्स और ऑरेंज को कंपेयर नहीं कर सकते। अब दूसरा पक्ष आता है दिवाकर जी इस पे जियोपॉलिटिक्स का। तो मत भूलिए कि चाहे वर्ल्ड बैंक हो, चाहे मानव अधिकार की बात हो, चाहे इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड हो, ये सारे जितने इंस्टीट्यूशन से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका ने दुनिया पर अपने पंजों को मजबूत करने के लिए बनाए हैं। आप ये सोच सकते हैं जितने ये इंस्टीट्यूशंस होते हैं ये सब पंजे के नाखून होते हैं एक एक अमेरिका के, जिससे वो अपने विरोधी को जख्मी करता है। आपने देखा होगा कि ये जो बॉडी है धार्मिक स्वतंत्रता की कमीशन, उसने भारत का नाम भी इसमें इंक्लूड करने के लिए वहां की सरकार को सुझाव दिया था, लेकिन प्रेसिडेंशियल ऑफिस से वो नहीं किया गया। क्यों किया जाता है, नाम क्यों दिया जाता है, क्यों नहीं इंक्लूड किया जाता है, उसके भी जियोपॉलिटिकल और आर्थिक कारण होते हैं। अभी आप देखिए कि ये सूची आई है इसमें कुछ देशों के आप नाम देखें जिसको उन्होंने डेजिग्नेट किया है: पाकिस्तान, चाइना, ईरान, नॉर्थ कोरिया, अल्जीरिया वगैरह को थोड़ा समय में करके निकाल देंगे, ये कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है, बर्मा। अब आप इनमें एक एक को देखिए। चाइना से कोल्ड वॉर चल रही है अमेरिका की, तो उसको करना बिल्कुल नेचुरल चीज है। ईरान से उनका JCPOA के ऊपर चीजें बन नहीं पा रही हैं, उससे बहुत सारे सैंक्शंस ऑलरेडी हैं और एक दूसरे के साथ एक ल्यूक वार्म वॉर, में हॉट वॉर भी नहीं बोलूंगा ना कोल्ड वॉर, है तो ल्यूक वार्म वॉर है कि जब मलक्का स्ट्रेट के आसपास कुछ ना कुछ, कभी ईरान के शिप्स में कुछ होता है इंसिडेंट्स, कभी इजराइल के में होता है, कभी अमेरिका के में होता है, तो ये एक ल्यूक वार्म वॉर वहां चल रही है। नॉर्थ कोरिया, उनका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको लेकर परेशानी चल रही है। बर्मा की जहां तक बात है, बर्मा में मिलिट्री कू जो हुई है और साथ में रोहिंग्या का जो प्रोसिक्यूशन हुआ है वो सही भी है कि उसको रखा है उसमें उस सूची में। तो पाकिस्तान को इस क्लब में लाके खड़ा कर देना चाइना, ईरान, नॉर्थ कोरिया और बर्मा की, ये क्या दर्शाता है? यह दर्शाता है कि पाकिस्तान हिट लिस्ट में है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की। मैं आपको थोड़ा सा ध्यान आकर्षण करूंगा अतीत के पन्नों में। 80 का जब दशक था और जब सोवियत अफगान वॉर चल रही थी, तब अमेरिका को पाकिस्तान की बहुत जरूरत थी, तो वो सेंटो और दूसरे जो ग्रुपिंग्स थी उसका पार्टनर भी था, उसमें अलाइड नेशन था इनका। तो उस समय हर साल
जो पाकिस्तान को टेक्नोलॉजिकल हेल्प और दूसरी हेल्प देने के लिए, हथियार देने के लिए अमेरिकन राष्ट्रपति का सर्टिफिकेट लगता था कि पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन डेवलप नहीं कर रहा है, और हर साल अमेरिकन राष्ट्रपति के कार्यालय से पाकिस्तान को वो सर्टिफिकेट उसके नाम पे जारी किया जाता था, जबकि वो जानते थे कि ये देश जो है वो न्यूक्लियर वेपन बना रहा है। तो ये क्या होता है कि जहां अमेरिका को अपनी जियोपॉलिटिक्स खेलना होती है, जहां अपनी हित सिद्धि करना होती है, वहां पर चाहे मानव अधिकार हो, चाहे धार्मिक स्वतंत्रता हो, या इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड हो, इनका उपयोग करता है अमेरिका, और वो उसकी जियोपॉलिटिक्स है। तो आप या तो अमेरिका के गुड क्लब में हो या उसके बैड क्लब में हो। अभी आप देखिए कि हमारे ऊपर भी इन्होंने दो तरह का एक तरह से प्रेशर बनाने की कोशिश की और दूसरी तरफ से दोस्ती दिखाई। पहले इनका जो कमीशन है वो भारत का नाम भी उस लिस्ट में डालने की बात करता है, तो वो इन्होंने हमको टेंशन देने की कोशिश की, और दूसरा वहां से प्रेसिडेंशियल ऑफिस से नाम नहीं किया गया, मतलब याराना दिखाया। वैसा ही काटसा के ऊपर जो हमने S-400 मिसाइल सिस्टम लिया है, आप मान के चलें दिवाकर जी, ये मेरा एनालिसिस है कि ये हम पर सैंक्शन नहीं लगाएंगे, लेकिन ये क्या करेंगे कि वेवर देंगे। और वेवर क्या होता है, काटसा में 6-6 महीने में प्रेसिडेंट साइन करता है कि इस कंट्री को हमने वेवर दिया, ताकि वो आपको लटका के भी रखें, अटका के भी रखें। आप समझ रहे हैं उस चीज को? बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल। ये जियोपॉलिटिक्स है, लेकिन आज के समय स्थिति बड़ी अलग है, विपरीत है। जब अमेरिका को चीन से खतरा है, और चीन से कितना खतरा है कि यूएस नेवी ने साउथ चाइना सी में वॉर गेम्स किए, और वॉर गेम्स में यूएस नेवी वर्सेस प्लान पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी जो है उसका उन्होंने वॉर गेम जो करा, तो उसमें यूएस नेवी हार जाती है। तो इनको पर उसकी टेंशन है। फिर अभी हाइपरसोनिक वेपन में जो शायद करंट गया है, जो हाइपरसोनिक वेपन है, हाइपरसोनिक वेपन में चाइना ने एज प्राप्त कर ली, अमेरिका का रॉकेट उसमें फेल हो गया, तो अपने आप में अमेरिका के लिए एक बड़ा नुकसान हुआ है। बिल्कुल। तो अभी अमेरिका को अगर चीन से लड़ना है, चाहे कोल्ड वॉर लड़े या हॉट वॉर लड़े, बिना हिंदुस्तान के लड़ नहीं सकता। जब बिना हिंदुस्तान की मदद के चाइना लड़ नहीं सकता या अमेरिका लड़ नहीं सकता, तो वो हमारे लिए सब कुछ करेगा। हम बोलेंगे उल्टा लटकना है तो उल्टा भी लटकेगा। तो अभी में भारत को उसका फायदा उठाना चाहिए, और क्यों नहीं उठाएं, क्योंकि अमेरिका किसी का भी पूर्णकालिक साथी नहीं होता, सिवाय, बोलने में बुरी बात है लेकिन मैं सच बात बोलता हूं, क्योंकि हम हिंदी में बात कर रहे हैं तो बोल देता हूं, क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया का फिर इतना नहीं जाता उसके ऊपर, अंग्रेजी में ज्यादा जाता है। अमेरिका केवल और केवल किसी का सगा होता है तो वो इंग्लिश स्पीकिंग एंग्लो सैक्सन क्रिश्चियन कंट्रीज का। उनमें कौन आते हैं? उसमें फ्रांस भी नहीं आता, इसलिए फ्रांस से भी थोड़े थोड़े बीच में ट्रेडी रिजर्व होती है। उसमें आता है इंग्लैंड आता है, यूनाइटेड किंगडम आता है, अमेरिका आता है, उसमें न्यूजीलैंड आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है और कनाडा आता है। इसीलिए आप देखिए कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दिवाकर साहब 5 आईज का संगठन बना। वो 5 आईज क्या है? ये 5 देश आते हैं उन 5 आंखों में, 5 आईज में, जो कि इंटरनेशनल स्तर पर इंटेलिजेंस गैदरिंग करते हैं, एक दूसरे के साथ साझा करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं। जापान इतना करीबी पार्टनर होते हुए भी हमेशा बात आती है कि 6th आई जापान बनेगा, लेकिन जापान नहीं बना, क्योंकि जापान ना इंग्लिश स्पीकिंग है, ना व्हाइट एंग्लो सेक्शन है, ना क्रिश्चियन है। तो आप सब चीजों को समझ गए होंगे। तो अभी भारत का समय है, भारत को चाहिए, भारत कर भी रहा है, जितना इनसे फायदा ले सके लेते रहे। मैं तो आपको ये भी कहता हूं, हिंदुस्तान S-500 भी लेगा तो भी सैंक्शन नहीं लगा सकते। तो आपने बताया कि बाइडेन प्रशासन की क्या मजबूरी, और मेरा भी मानना है कि अमेरिका को अगर चीन को उसके औकात में रखना हो, मैं एक शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, सॉरी टू से, तो भारत को उसको साथ लेना होगा। ऐसे में पाकिस्तान तो बिलबिला रहा है, बौखला रहा है, हम समझ सकते हैं पाकिस्तान की ताकत कितनी है, लेकिन चीन ने कोई ऐसी प्रतिक्रिया नहीं दी है अमेरिका के इस रिपोर्ट पर, क्योंकि ये बाइडेन प्रशासन से बाकायदा देखे जाने के बाद उसकी तरफ से इस पर बयान आया है। चीन की कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही, चीन इसको तवज्जो नहीं देता, या भारत को जो अहमियत मिली है उस पर वो अभी मंथन कर रहा है, 1-2 दिन बाद प्रतिक्रिया देगा। क्योंकि पाकिस्तान की प्रतिक्रिया तो इस तरह से आती है
यहां से लेकर के संयुक्त राष्ट्र संघ में जब भी पाकिस्तान को बोलना होता है तो उसको भारत का जिक्र करना ही करना है, और यह भारत की अहमियत को बढ़ाता है। लेकिन चीन की कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है, किस नजरिए से देखते हैं आप? दिवाकर साहब, चीन की प्रतिक्रिया नहीं आएगी। जो नहीं आएगी क्योंकि चीन को भी इस सूची में इंक्लूड किया गया है। भारत क्वाड का मेंबर है। भारत जो है अमेरिकन अलाई नहीं लेकिन अमेरिकन पार्टनर है, चीन अच्छी तरह से जानता है। और पाकिस्तान आज की तारीख में पूरी तरह से चीन पर डिपेंडेंट है, इकोनॉमिकली भी, स्ट्रेटेजिकली भी। और जहां तक सैंक्शंस की बात है चाइना की, देखिए चाइना के ऊपर सैंक्शंस अमेरिका के काम नहीं करते हैं। जो नहीं करते उसके सीधे सीधे कारण है। एक तो चाइना को आईएमएफ के पास नहीं जाना है पैसे लेने के लिए, उसके डीप पॉकेट से। तो अमेरिका का सबसे बड़ा एक टूल होता है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, वो उसको प्रताड़ित नहीं कर सकता चाइना को। दूसरा, यदि एक्स्ट्रा सैंक्शंस यूनाइटेड स्टेट्स लगाता है चाइना के ऊपर तो उसका रिपरकशन अमेरिका के ऊपर क्यों आता है? क्योंकि जो सप्लाई चेन्स हैं उससे डीकपल होने में टाइम लगेगा, कम से कम 10 साल लगेंगे। क्योंकि ये सप्लाई चेन जो चाइना की बनी है ये बनी है 30 साल में। तो 30 साल की जो प्रक्रिया हुई है उससे डीकपलिंग में कम से कम 1 दशक तो मिनिमम लगेगा। तो अमेरिका अपने आप के सर पर डंडा नहीं मारेगा उस लेवल के सैंक्शंस लगाने पर। और तीसरा जो है काटसा एक्ट की जो बात है, काटसा सबसे पहले लगा था चाइना के ऊपर, लेकिन उसका भी कोई मतलब नहीं निकलता चाइना के ऊपर, क्योंकि ना चाइना अमेरिका से हथियार खरीदने वाला है, ना अमेरिका चाइना से हथियार खरीदने वाला है। तो चाइना इसको इग्नोर करेगा, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना। पाकिस्तान के ऊपर जरूर पड़ेगा। आईएमएफ से वैसे भी उनका पैसा नहीं मिल रहा है, अभी उनको सऊदी अरब से लेना पड़ा है। सऊदी अरब ने भी शायद 3.5% की ब्याज दर पे दिया है। इसको फ्रेंडली लोन नहीं कह सकते, फ्रेंडली लोन होता है 0.5 से लेके 1% पर। तो सऊदी अरब ने भी अच्छा इंटरेस्ट पर दिया है पाकिस्तान को लोन, जो उधार पैसा, और आईएमएफ दे नहीं रहा है। अंत तो कतवा ये होगा कि फिर वो चाइना के पास जाएगा और चाइना की कॉलोनी बनेगा, तो चाइना कुछ बोलेगा नहीं, चाइना पैसा देता जाएगा, खरीदता जाएगा एसेट्स को। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि चाइना अमेरिका के इस चेक एंड बैलेंस की जो रणनीति है, जो इसकी कूटनीति है, इसको ध्यान में ही नहीं रखना चाहता, क्योंकि वो तो अपने अंदाज से आगे बढ़ेगा। पाकिस्तान जैसे देशों को तो जो उनकी कॉलोनी है वो उस तरह की बात करते हैं तो चाइना का ही हित सिद्ध हो रहा है, यही आप कहना चाह रहे हैं ना? नहीं, चाइना पे इनका ये इन सूचियों का फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो एक अलग ही इकोसिस्टम है। और फाइनेंशियल डिपेंडेंसी जो इकोनॉमिक चेन और सप्लाई चेन्स की चाइना के ऊपर अमेरिका की और अमेरिका के ऊपर चाइना की, दोनों की एक साथ है। ऐसा नहीं है कि चाइना की अमेरिका से नहीं है। तो वो डीकपलिंग होने में कम से कम 10 साल लगेंगे। इसीलिए चाइना जो बात करता है वो बात करता है कि अब वो डोमेस्टिक मार्केट को ग्रो करे और एक्सपोर्ट मार्केट से अपने आप को थोड़ा बैक ट्रैक करे, क्योंकि उसको दिख रहा है कि 10 साल के अंदर चीजें बहुत परिवर्तित हो जाएंगी। वेस्टर्न कंट्रीज चाइना छोड़ेंगी और वो आसपास इंडिया समेत जो दूसरे आसियान देश हैं वहां पर निवेश करना शुरू करेंगी। तो चीजें जो बदल रही हैं जियोपॉलिटिक्स के साथ जियो इकोनॉमिक्स पे भी प्रभाव पड़ता है। लेकिन इस सूची का प्रभाव पाकिस्तान पर जरूर पड़ेगा, लेकिन चाइना पर फर्क नहीं पड़ना, ऐसा मेरा मानना है। किस तरह का प्रभाव पाकिस्तान पर पड़ेगा जिसके कारण वो इतना बौखला गया है? हालांकि उसने अब्रप्टली कह दिया है कि ये बिल्कुल फेक है, इसमें कोई दम नहीं है, ये विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है। देखिए, कोई भी देश हो, आप थोड़ा सा ये समझिए ना इस चीज को, किसी भी देश को जिस लिस्ट में डाला जाएगा वो कबूल तो नहीं करेगा ना कि उसको सही डाला है। क्योंकि लिस्ट में डालना मतलब कहीं ना उसको सैंक्शन करने की बात है, उसकी बेइज्जती करने की बात है। तो कोई भी विदेश मंत्रालय अपने देश को अच्छा ही बताएगा, तो वो उन्होंने भी वही किया है। लेकिन उसको फर्क पड़ेगा जब आपकी इकोनॉमी आपके हाथ में नहीं है, जब आपकी इकोनॉमी धराशायी होकर ऊंधे मुंह गिरी हुई है, तो आपको सबसे ज्यादा फर्क पड़ते हैं इस तरह की सूची में आने से, और इससे आपका निवेश भी रुकता है। और अमेरिका, देखिए सर, एक बात मानिए आप कि जो इंटरनेशनल मॉनिटरी इंस्टीट्यूशन है उस पर अमेरिका का कब्जा है, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, चाहे इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड हो। तो वहां से आपको लोन मिलना, पैसा मिलने में रुकावट आती है और पैसे का हाथ आपको रोक देते हैं ये। और साइड बाय साइड जब इस प्रकार की रिपोर्ट्स निकलती हैं तो कोई निवेशक भी उस देश में जाकर निवेश करना नहीं चाहता है। तो ये आप कहना चाह रहे हैं कि इस तरह की रिपोर्ट सार्वजनिक करने के बाद पाकिस्तान को आईना दिखाया गया और
नए तरह से आर्थिक प्रतिबंध या आर्थिक घेराव करने की, जिसमें प्रतिबंध ही प्रभावी है। मतलब आप ये भी समझिए सर, घेराव करने से ज्यादा एक और भी है कि चाहे अमेरिका ने पाकिस्तान को दुश्मन देशों के साथ खड़ा कर दिया है, जिसमें ईरान है, चीन है, नॉर्थ कोरिया है, उन सूची में रख दिया है। मतलब अब जो वो अम्बिलिकल कॉर्ड थोड़ी बहुत बची हुई थी 80 के दशक की, 70 के दशक की, किसिंगर के समय की और उसके बाद की, वो कट चुकी है पूरी तरह से। और लेकिन यही है, लेकिन ये आप देखें गुलेश भाई, लेकिन आप ये देखें कि जब अफगानिस्तान का मामला आता है तो पाकिस्तान को थोड़ा नजदीक लाता है अमेरिका। मजबूरी ये भी तो है, लाते हैं। देखिए मैं क्या कह रहा हूं आपको, यूनाइटेड स्टेट्स, ये सारी जितनी भी अथॉरिटीज हैं या जितनी भी बॉडीज हैं, चाहे वो इकोनॉमिक हो, मानवाधिकार की हो, रिलीजियस फ्रीडम्स की हो, ये अमेरिका के हाथ के पंजे हैं। जब पंजे मारना होता है तो वो पंजा मारता है, जब हटाना होता है, काम निकालना होता है तो हटा लेता है। भारत इस रिपोर्ट का किस तरह से फायदा उठा सकता है, जहां तक प्रोपेगेंडा का सवाल है, कूटनीति का सवाल है, उस संदर्भ में मैं पूछना चाह रहा हूं। सबसे बड़ी चीज जो मुझे दिख भी रही है होते हुए कि काटसा के अंतर्गत भारत नहीं आए। दूसरी चीज हम कर सकते हैं कि अभी टेड क्रूज और कुछ सांसदों ने, वहां के कांग्रेसमैन ने एक बिल पेश किया है कांग्रेस में कि जो क्वाड के नेशंस हैं उनको काटसा की से बाहर रखा जाए। मतलब एक तरह से ये है कि काटसा की व्हाइट लिस्ट में रख दिया जाए। तो डेफिनेटली क्वाड के देशों में जो हथियार खरीदते हैं रशिया से, उसमें हिंदुस्तान ही है, तो हिंदुस्तान को परमानेंटली व्हाइट लिस्ट में डाल दिया जाए। तो मुझे लगता है हमको उस पर ज्यादा डिप्लोमेटिक ध्यान देना चाहिए कि जब वो इंट्रोड्यूस हो बिल वहां की कांग्रेस में, तो वो पास हो जाए, ज्यादा से ज्यादा कांग्रेसमैन और सेनेटर्स जो हैं वो हमारे साथ खड़े रहें उस समय। उन स्थितियों में भारत बेहतर फायदा ले सकता है और भारत को यही कूटनीति आगे बढ़ानी है कि किस तरीके से इस तरह की रिपोर्ट्स या जो सूची जारी होती है उसका आगे फायदा लिया जाए, यही आप कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल। और इसमें जो होता है, हमारा जो एनआरआई जो डायस्पोरा है, भारतवंशी वहां पर है अमेरिका में, मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि जो बात निकलती है वो कहीं ना कहीं पहुंचती है। तो मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि जब आप अपने कांग्रेसमैन विमेन जो आपके पास आते हैं चुनाव से पहले, बीच में जब आपसे फंडिंग लेते हैं, जो पेड डिनर आपको करवाते हैं कि आप उसका पे करते हो, उनके साथ डिनर प्लेट शेयर करते हो, उस समय आप भारत की लॉबिंग करो। क्योंकि मत भूलिए, ये बात सुनने में गंदा लगेगा, लेकिन अमेरिका मांस की मंडी है, फ्लैश मार्केट है, खरीदने वाला चाहिए। बिल्कुल सही कहा। सारे सेनेटर्स, कांग्रेसमैन, विमेन सब बिकाऊ माल है वहां पर। बहुत महत्वपूर्ण बातें गुलेश भाई आपने बताई, और किस तरीके से इस रिपोर्ट के, इस सूची के जारी होने के बाद पाकिस्तान बिलबिलाया और अमेरिका की क्या रणनीति और कूटनीति थी। बहरहाल भारत को इस सूची से बाहर रखा गया है और भारत ने कोई प्रतिक्रिया नहीं देने की कोशिश की है, क्योंकि भारत इस तरह की बात को आगे बढ़ाना नहीं चाहता, क्योंकि वो दीर्घकालिक रणनीति के तहत उस कूटनीति पे जाना चाहता है जिसपे दुश्मन पर ज्यादा प्रभाव पड़े और वो भी आर्थिक प्रभाव पड़े। बाकी का काम भारत देख लेगा। शायद आप गुलेश भाई यही कहना चाहते हैं। आपने महत्वपूर्ण बातें जी